अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। कोई 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि आने वालों की तादाद एकदम बढ़ गई। शामियाना मर्दों और औरतों से भर गया। हम लोगों की करामात की खबरें इस छोटे से शहर में फैल चुकी थीं। आने वाले तरह तरह की दरख्वास्तें और गुजारिशात लेकर आ रहे थे। मैं और तालूत इस सूरत हाल से परेशान हो गए। ताहम तालूत जिन लोगों के लिए कुछ कर सकता था उसने किया। बहुत से लोगों को थोड़ी थोड़ी रकम दी और बहुत सौ के लिए दुआओं का वादा किया। मोहम्मद इकराम, याकूब और उन दोनों की माएँ सारा वक्त शामियाने में मौजूद रहीं। जोहर के वक्त इकराम और याकूब ने तमाम लोगों से शामियाने को खाली करा लिया और ये कहा कि दरवेश लोग अब खाना खाएंगे और आराम करेंगे। जिसे आना हो असर के बाद आए। शाहजी अल्ताफ़ हुसैन बहुत मेरे पीछे पड़ा हुआ था, किसी तरह नहीं माना। दोपहर के खाने का बंदोबस्त उसी ने किया है और रात के खाने के लिए कुर्बान अली की तरफ से बंदोबस्त है। मैं क्या करूं शाहजी, वो भी किसी तरह नहीं माना। कोई मुजायका नहीं, तालूत ने जवाब दिया। उन लोगों को अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने दो। अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से पेश किया जाने वाला खाना बड़ा पुरलुत्फ़ था। वो हम लोगों की ज़ियारत के लिए अपनी बीवी रुकैया और दोनों बच्चों को भी साथ लाया था। रुकैया ने अपने हाथ से एक लंबा सा दस्तरख्वान बिछाया और खाने चुने। खाने वालों में इकराम और याकूब के घरों के सब लोग शरीक थे। अब तुम लोग आराम करो शाहजी, इकराम ने कहा। मैं शामियाने का पर्दा बाहर से बंद कर देता हूँ और मैं और याकूब इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई तुम्हारे आराम में खलल ना डाले। हमारे लिए पेशकश बड़ी पुरकशिश थी क्योंकि हम वाकई लोगों के अज़धाम से तंग आ गए थे। ठीक है मोहम्मद इकराम, तालूत ने कहा, हम आराम करेंगे और तुम लोग भी आराम ही कर लो। बस बाहर से पर्दा बंद कर देना ही काफ़ी है, कोई अंदर नहीं आएगा, तुम बेफिक्र हो। जैसा हुक्म शाहजी, मोहम्मद इकराम ने कहा और वो लोग वहाँ से चले गए। पर्दा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। यार अब यहाँ से भागने की फिक्र करो, तालूत ने मुझसे कहा। हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए? इस तरह तो पूरा शहर अपने अपने मसाइल लेकर यहाँ उमड़ पड़ेगा। और मसाइल भी कैसे? किसी की बीवी अपने आशना के साथ फरार हो गई है, वो फरियाद लिए चला रहा है कि हम उसकी बीवी को वापस बुला दें। किसी के हाँ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं, बेटा कोई नहीं होता, हम बेटा पैदा करा दें। किसी की भैंस बीमार हो गई है, हम उसको ठीक कर दें। किसी की गाय ने दूध देना कम कर दिया है, हम उसमें इजाफा कर दें। ला हौल वला कुव्वत, क्या खुराफात हैं। मियाँ खुराफात नहीं, ये मसाइल हैं मसाइल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब खुद ही बहरूप भरा है तो ये सारी बातें सुनना होंगी। लोग तो वही कुछ आकर कहेंगे जो उनकी तकलीफ हैं। इन बेचारे ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को क्या मालूम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। असर से कोई ज़रा पहले इकराम ने शामियाने का पर्दा खोला और बड़ा घबराया हुआ हमारे पास आया और कहने लगा, शाहजी शाहजी, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसने अपनी पेशानी से पसीना पहुंचा, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। आए हैं तो आने दो, तालूत ने इत्मीनान से कहा। इसमें घबराने की क्या बात है, उन्हें अंदर भेजो। इकराम बाहर चला गया और उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जूते भी नहीं उतारे और सीधे उस कालीन की तरफ बढ़ने लगे जिस पर हम लोग बैठे थे। थानेदार जी, जूते तो उतार लो, इकराम ने बड़ी लजाजत से कहा। शाहजी के सामने जूतों समेत जा रहे हो? थानेदार ने कोई जवाब नहीं दिया और घूर कर इकराम को देखा। वो सहम कर खामोश हो गया। पुलिस वालों के पीछे याकूब भी शामियाने में दाखिल हुआ, वो भी खासा परेशान था। थानेदार जरा कड़वी नज़रों से हम दोनों को बारी बारी देखता हुआ हमारे करीब आकर कालीन पर जूतों समेत बैठ गया। 4 सिपाही भी बैठ गए। बड़ा माल बांट रहे हो लोगों में आज सुबह से, थानेदार ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। कहाँ से आए और क्या धंधा करते हो? क्या नाम है तुम लोगों के? मेरा नाम फैज़ान शाह और ये मर्दान शाह है, तालूत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये बात सुन लो, तवक्कल हुसैन के फ़कीरों से इस लबो लहजे में गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा, तो तुम मेरे नाम से भी वाकिफ़ हो? थानेदार ने कदरे हैरत ज़दा होकर कहा। काफ़ी बाखबर आदमी मालूम होते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम लोग आए कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो और गुजरांवाला आने का मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है, तालूत ने जवाब दिया। बस इधर से गुजर रहे थे, शाम हो गई, एक रात बसेरा करने के लिए मोहम्मद इकराम के घर ठहर गए। बाकी सब मेहरबानियाँ इन लोगों की हैं। बाकी रहे ये सवाल कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं, तो ये तो हमें खुद नहीं मालूम। हमने तो बस फ़कीरों के दरमियान आंख खोली और नगर नगर घूमते रहते हैं। दरवेशों और मलंगों का कोई घर नहीं होता, लेकिन उनके पास नोटों की गड्डियाँ भी नहीं होती, फैज़ान शाह, थानेदार ने कहा। अगर तुम दरवेश और कलंदर हो तो ये लोगों में रकम कहाँ से बांट रहे हो? अजी मेरी क्या मजाल जो मैं कोई चीज़ बांट सकूं, तालूत ने बड़े बेनियाज अंदाज में जवाब दिया। देने वाला बांटने वाला ऊपर वाला है, फिर भी तुम्हारे पास अभी कितना कैश है? तालूत की बात को नज़रअंदाज करते हुए थानेदार ने पूछा। 1 कौड़ी भी नहीं है मियाँ, 1 कौड़ी भी नहीं, तालूत ने ज़रा सख्त लहजे में जवाब दिया। 1 कौड़ी भी नहीं है, थानेदार ने तंज़िया अंदाज में कहा। सुबह से अब तक ना जाने कितनी रकम बांट चुके हो और कहते हो कि 1 कौड़ी भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। चलो करामतुल्लाह और तुम तीनों, उसने अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहा, ज़रा इन दोनों के लिबासों की तलाशी तो लो खूब अच्छी तरह। इस मौका पर याकूब से ज़ब्त ना हो सका। क्या कर रहे हो थानेदार जी, उसने बड़ी नाराज़गी के साथ कहा।
ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक मत करो। ऐसा ना हो कि तुम खुद किसी मुश्किल का शिकार हो जाओ। हमें सबक मत पढ़ाओ कि हम क्या करें और क्या ना करें, थानेदार ने सख्त लहजे में कहा। हमने बहुत से पहुंचे हुए बुजुर्ग देखे हैं। चलो जी, तलाशी लो इन दोनों की। ज़रूर तलाशी लो थानेदार, ज़रूर लो, तालूत ने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने दोनों बाजू अतराफ में फैला दिए। मैंने भी उसकी पैरवी की। 2 सिपाही मेरी और 2 सिपाही तालूत की तलाशी लेने लगे। उन लोगों ने हमारी कफनियों की थैला जैसी जेबों को कंघाल कर रख दिया। उनमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने हमारे लिबास को पूरी तरह छान डाला। एक पाई भी बरामद नहीं हुई। चारों सिपाही तलाशी लेने के बाद नाकामी के अंदाज में थानेदार तवक्कुल हुसैन की तरफ देखने लगे। लिबास में से तो कुछ बरामद नहीं हुआ, तवक्कुल हुसैन ने कहा। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान? इस बार मैंने जवाब दिया। सामान क्या होता है फकीरों के पास? बस ये 2 डंडे और 2 झोले हैं। झोलों की भी तलाशी लो। थानेदार तवक्कुल हुसैन ने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा। ज़रूर तलाशी लो झोलों की, तालूत ने कहा और 2 सिपाही मेरे झोले को और 2 तालूत के झोले को खोलकर देखने लगे। झोलों में एक तहमद, एक कुर्ता, कुछ सूखे जंगली फलों और इसी किस्म की अलम गलम चीज़ों के अलावा कुछ ना निकला। थानेदार कुछ परेशान सा हो गया। तुम्हारी हसरत पूरी हो गई तवक्कुल हुसैन, या भी कुछ बाकी है? तालूत ने पूछा। बेहतर है कि तुम लोग खुद ही बता दो कि रकम कहाँ रखते हो, तवक्कुल हुसैन ने आंखें निकालते हुए तालूत से तेज लहजे में कहा। रकम कहाँ रखी जाती है अहमक आदमी, तालूत ने लहजा बदलकर थानेदार से कहा। अरे बेवकूफ़, रकम जेब में रखी जाती है, जेब में। तालूत के लबो लहजे की इस अचानक तब्दीली ने न सिर्फ तवक्कुल हुसैन और उसके सिपाहियों को बल्कि याकूब और इकराम को भी हैरान कर दिया। तवक्कुल हुसैन की आंखों में तो जैसे खून उतरा है। जुबान संभाल कर बात कर बहरूपिये, थानेदार ने कहा। ले चलो इन दोनों को थाने, उसने सिपाहियों से कहा। वहीं मैं इनसे अच्छी तरह पूछगिछ करूंगा। थाने ले जाकर क्या करोगे रिश्वतखोर, तालूत ने गर्म लहजे में कहा। रिश्वत लेना चाहता है? जिस तरह आरती शफीकुल्ला से तूने 10,000 रुपये लेकर उसके बेटे को छोड़ा था, जिस तरह फजल इलाही से 5,000 लेकर उसके केस को दबा दिया था, जिस तरह मिसमात खैरा से 7,000 रुपये लेकर बशीर को उसकी बेटी के अगवा के झूठे मुकदमे में फांसा था, उसी तरह रिश्वत लेना चाहता है। ले, ये ले। तालूत ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसी जेब में से, जिसकी 2-2 सिपाही अच्छी तरह तलाशी ले चुके थे, नोटों की एक गड्डी निकालकर सामने रख दी। और ले, ये ले, ये ले, तालूत कहता जाता और जेब में से 100-100 रुपये के नोटों की गड्डियां निकालकर ढेर करता जाता। थानेदार तवक्कुल हुसैन के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। चारों सिपाही कुछ सहम कर पीछे हट गए। उठा ये रकम, उठा बदनसीब, ये उठा ले, थानेदार ने कहा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और चेहरा सुर्ख हो रहा था। थानेदार और उसके सिपाहियों के अलावा याकूब और मोहम्मद इकराम भी सख्त खौफजदा नजर आ रहे थे। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या क्या मालूम है, कैसे मालूम है, तवक्कुल हुसैन ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। और तुम्हारी जेबें तो खाली थीं, 2-2 सिपाहियों ने तलाशी ली थी। हाँ, खाली थीं और खाली हैं, तालूत ने जवाब दिया। इनमें कुछ नहीं है। अगर तू चाहे तो खुद भी हाथ डालकर देख सकता है। तालूत अब थानेदार से मुस्तकिल तौर पर इसी लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। तवक्कुल हुसैन हैरत से टिकटिकी बांधे नोटों के संभार को देख रहा था जो कालीन पर मौजूद था। हाथ लगाकर देख अकल के अंधे, तालूत ने गरज कर कहा। छूकर देख, सारे असली नोट हैं। तवक्कुल हुसैन ने गोया बिल्कुल मेकान के अंदाज में हाथ बढ़ाया और नोटों के ढेर को छुआ। उसका नोटों को हाथ लगाना था कि एकदम शूं की तेज आवाज़ बुलंद हुई और जहां 1 सेकंड पहले नोटों का ढेर लगा हुआ था, वहां एक स्याह रंग का खौफनाक नाग फन काड़े लहरा रहा था। तवक्कुल हुसैन ने एक चीख मारकर अपना हाथ जल्दी से पीछे खींचा और वो औंधा होकर पीछे को गिर पड़ा। चारों सिपाही भी चीखें मारते हुए वहां से भाग खड़े हुए और दूर चले गए। याकूब और इकराम की घिग्गी बंद हो गई। तालूत ने दिल हिला देने वाली खौफनाक आवाज में कहका बुलंद किया। बस, डर गया। अरे दौलत है, ले ले, उठा ले इसे। रिश्वत है, कबूल कर ले, फिर तुझे हमको थाने नहीं ले जाना होगा। इन अल्फाज के साथ ही तालूत ने हाथ बढ़ाकर स्याह नाग को उठा लिया। नाग ने अपने जिस्म को तालूत की कलाई के गिर्द लपेट लिया। शामियाने में मौजूद सारे लोग हैरत, खौफ और बेयकीनी के साथ ये मंजर देख रहे थे। चल, अब थाने चल तवक्कुल हुसैन, तालूत ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तूने रिश्वत तो कबूल की ही नहीं, तो अब हम तेरे साथ थाने चलते हैं। मुझे मुआफ़ कर दें शाहजी, तवक्कुल हुसैन ने दूर ही से कहा। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने वाकई आपको पहचानने में गलती की। आप सही मायने में कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं। खुदा के लिए सांप को हटा लीजिए। तालूत ने सांप का फन पकड़कर अपनी कफनी की आस्तीन के अंदर डाला और सांप सरसराता हुआ उसकी आस्तीन के अंदर घुस गया। सारे लोग दमबखुद होकर यह मंजर देखते रहे। सांप तालूत के लिबास के अंदर गायब हो चुका था। सांप के गायब होते ही थानेदार ने आगे बढ़कर तालूत के दोनों पांव पकड़ लिए। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ शाहजी, उसने कहा। मुझे मुआफ़ कर दें जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। खुल गई तेरी आंखें, तालूत ने उसके सर को अपने पैरों पर से उठाते हुए कहा। अक्ल आ गई तुझको? हाँ शाहजी, मुझे अक्ल आ गई, तवक्कुल हुसैन ने जवाब दिया। मैंने वाकई बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं और बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की हैं। आज से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सच्चे दिल से तौबा कर और खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग, तालूत ने नरम लहजे में कहा।
वही मुआफ़ी देने वाला है और बख्शने वाला है, और अब अपने इन सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला जा। तेरा और इन लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ शाह जी, तवक्कुल हुसैन ने कहा, और इस बार मेरे पाँव को हाथ लगाया। आप भी मुझे माफ़ कर दें शाह जी, मैंने आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई। हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची तवक्कुल हुसैन, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हम हर किस्म के गर्म व सर्द बर्दाश्त करने के आदी हैं। मैं ड्यूटी के टाइम के खात्मे के बाद फिर हाजिर हूँगा शाह जी, तवक्कुल हुसैन ने कहा। आप लोग जब तक यहाँ मौजूद हैं बराबर हाजिरी देता रहूँगा। शाह जी, हमें भी मुआफ़ी दें, हमने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की। एक एक सिपाही ने बारी बारी हम दोनों से मुआफ़ी मांगी और हमारे हाथ चूमे। तुम ये ख्याल क्यों कर आया कि हम किसी गलत धंधे में मुलव्विस हैं? अचानक तालूत ने तवक्कुल हुसैन से पूछा। बात यह है शाह जी कि हमारे एक मुखबर ने हमें यह इतला दी थी कि 2 फ़कीर कल शाम से आए हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद इकराम के घर क़याम किया है और लोगों को बहुत रुपया बांट रहे हैं। मुझे अपने आला हुकाम की तरफ से ऐसी कोई हदायत नहीं मिली थी कि मैं इस सिलसिले में अमली कदम उठाऊं, लेकिन अपनी तवील महकमाना ज़िंदगी में मेरा वास्ता 12 ऐसे लोगों से पड़ा है जो पीरों और फ़कीरों का भेस बदल कर तरह तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होती हैं। इसलिए मैंने खुद अपने तौर पर तहकीक को मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया, तवक्कुल हुसैन ने कहा। और सच पूछिए शाह जी तो इसमें मेरी ज़ाती गरज शामिल थी। मेरा ख्याल था कि अगर आप कोई मोटी असामी हुए तो आपसे कुछ माल घसीटूंगा, वरना पूछगिछ करके भगा दूंगा। खुदा जानते कि मुझे कुछ खबर नहीं थी कि आप लोग इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं एक बार फिर आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ। मोहम्मद इकराम और याकूब की आंखों में फातिहाना चमक थी। वो लोग पहले तो बड़े शर्मसार, खौफज़दा और सरासीमा नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने तवक्कुल हुसैन और उसके साथियों का हशर देखने के बाद अब वो दोनों बड़े खुश, मुतमईन और मसरूर दिखाई दे रहे थे। तवक्कुल हुसैन और उसके सिपाहियों ने इकराम और याकूब से भी मुआफ़ी मांगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के साथ ही मोहम्मद इकराम बोला, शाह जी, ये बड़ा बदनाम पुलिस अफसर है। इस इलाके के लोग बहुत तंग हैं। इसकी शिकायत भी आला हुकाम के पास गई हुई है और शायद कुछ अरसा में इसका तबादला होने वाला है। बहरहाल उसे तुम्हारे हाथों बुरी तरह जलील होना पड़ा, इसकी मुझे बेहद खुशी है। मुझे भी इस बात की बेहद खुशी है शाह जी, याकूब ने कहा। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, तालूत ने आहिस्ता से कहा। इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। हम लोग तो महज हकीर बंदे हैं। हमारी क्या मजाल जो किसी को इज्जत दे सकें या किसी को जिल्लत दे सकें। सब कुछ मौला करीम की ज़ात के हाथ में है। हक अल्लाह, उसने नारा लगाया। हक याहू, मैंने जवाबी नारा अर्ज़ किया। ज़रा देर में लोगों की आमद का सिलसिला फिर शुरू हो गया और देखते ही देखते शामियाने में तिल धरने की जगह न रही। इकराम ने बताया कि शामियाने के बाहर भी बहुत से लोग हमारे दीदार के मुंतज़िर हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? तालूत ने कहा। इन्हें हमारी शक्लें देखने से क्या मिलेगा? शाह जी, तुम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, इकराम ने कहा। हर शख्स अपना कोई ना कोई काम लेकर आ रहा है। तुम लोगों की आमद की धूम सारे शहर में मची हुई है और जगह जगह तुम लोगों की करामात का चर्चा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तालूत ने जवाब दिया। दरअसल हमारी गलती थी। हमने अपने आप को जाहिर करके कुछ ठीक नहीं किया। हमारी बातों की इत्तला सारे शहर को हो गई। अब हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो शाह जी, इकराम ने खुश आमदाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। तो एक दिन तो और क्या करो। अब हमारी ज़रूरत भी क्या है? तालूत ने मुस्कुराकर चुपके से इकराम के कान में कहा। अब तो तुम बड़े इत्मीनान से सरवत से शादी करके घर ला सकते हो, बल्कि नया घर बना सकते हो। तालूत की ज़ुबान से सरवत का नाम सुनकर इकराम एकदम चौंक पड़ा, लेकिन फिर उसकी यह हैरत एक धीमी धीमी मुस्कुराहट में बदल गई। उसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, तो तुम्हें इस बात का भी इल्म है शाह जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तालूत ने आहिस्ता से जवाब दिया। सरवत बड़ी अच्छी लड़की है, उसके और तुम्हारी जोड़ी खूब रहेगी। खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे शाह जी, मोहम्मद इकराम ने कहा। काफ़ी देर तक मर्दों और औरतों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मगरिब की नमाज के काफ़ी बाद तक लोग आते रहे। फिर मोहम्मद इकराम ने बड़ी मुश्किल से लोगों को रुखसत किया और उनसे कहा कि अब हमारे खाना खाने और आराम करने का वक्त हो गया है। जैसा कि इकराम हमें बता चुका था, रात के खाने का बंदोबस्त कुर्बान अली की तरफ से था। ये भी कुछ कम पुरतकल्लुफ़ खाना ना था। खाने में बहुत से लोग शरीक थे, जिनमें मोहम्मद इकराम और याकूब के घर वाले हस्बे मामूल शामिल थे। रात को जब हम दोनों तन्हा शामियाने में रह गए तो मैंने तालूत से कहा, यार अब यहाँ से भाग निकलो, वरना लोगों के मसाइल सुनते सुनते हम पागल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल तुमसे मुत्तफिक हूँ, तालूत ने जवाब दिया। दरअसल एक ठिकाने पर बैठ जाना हमारे लिए मसला बन गया। अगर हम उसी रात मोहम्मद इकराम और याकूब को कुछ दे दिलाकर यहाँ से चल देते तो बेहतर था। इन लोगों ने हमारे बारे में शहर भर को मुतला कर दिया और यहाँ क़यामत टूट पड़ी। बस यार, कल का दिन और गुजारेंगे और कल रात को यहाँ से चुपके से खिसक लेंगे, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक है, तालूत ने जवाब दिया। लोगों की अजीबोगरीब नौइयत के मसाइल हल करना भला हमारी बस में कहाँ है? कोई बीमार है तो हम शिफा कहाँ से दे दें? कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती तो हम किस तरह उसे आमादा इश्क कर दें? कोई मुकदमा हार गया तो हम हारे हुए मुकदमे को जीत में कैसे बदल दें? बेचारे सीधे सादे नादान लोग। हर तरफ मसाइल का अंबार है। इंसानी ज़िंदगी मसाइल से ही इबारत है, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। जब तक इंसान जिंदा है तब तक मसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ते।
ठीक ही कहते हो यार, तालूत ने ठंडी सांस भरकर कहा। तुम इंसानों की दुनिया वाकई अजीबोगरीब है। दूसरे दिन सुबह से ही मजमा लगना शुरू हो गया। सबसे पहले जो लोग आए उनमें 2 बुर्कापोश खवातीन भी शामिल थीं। इकराम कल से हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम अंजाम दे रहा था। वही लोगों को हमारे पास ज़ियारत के लिए लाता और बारी बारी लोग आकर चले जाते। आने वाली दोनों बुर्कापोश खवातीन कुछ फासले पर बैठ गईं और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। तालूत ने गौर से एक नज़र उन दोनों बुर्कापोश खवातीन पर डाली। फिर उसके चेहरे पर एक गैर महसूस मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे सिर्फ मैं ही समझ सकता था। जानते हो ये दोनों लड़कियां कौन हैं? उसने सरगोशी में मुझसे कहा। नहीं, मैं बुरके में भला इन्हें किस तरह पहचान सकता हूँ? मैंने जवाब दिया। ये खैरुन्निसा और इसकी सहेली कलसूम है। तालूत ने जवाब दिया। अच्छा, तो गोया ये भी हमारी ज़ियारत को आई है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ ज़ियारत के लिए नहीं, इनका मकसद कुछ और है। तालूत ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है, ये लोग भी हाजतमंदों की सफ़ में शामिल हैं? मैंने कहा। हाँ, तालूत ने जवाब दिया। ज़रा देर में खैरुन्निसा और कलसूम की बारी आ गई। जब वो दोनों हमारे बिल्कुल करीब आ गईं तो मोहम्मद इकराम दूर हट गया। कल से इसी तरीक़ेकार पर अमल हो रहा था ताकि किसी हाजतमंद की बात हमारे अलावा कोई और शख्स ना सुन सके। हमारे सामने आकर दोनों लड़कियों ने अपने अपने चेहरों से नकाब उलट दिए। तालूत ठीक कहता था। उनमें से एक खैरुन्निसा थी, वकील मुश्ताक अहमद की बेटी, जिसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी लड़की का हुलिया बिल्कुल वही था जो खैरुन्निसा ने हमें अपनी खासुल खास सहेली कलसूम का हुलिया बताया था। स्या रंग, भद्दे नकूश और चेहरे पर चीचक के गहरे गहरे निशानात। कैसी हो खैरुन्निसा? तालूत ने आहिस्ता से उससे पूछा और खैरुन्निसा का मुंह खुला का खुला रह गया। आप मुझे जानती हैं शाहजी? उसने ताज्जुब से पूछा। कैसे जानती हैं? तुम्हारा क्या हाल है कलसूम? तालूत ने खैरुन्निसा के सवालों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कलसूम से पूछा। अरे, कलसूम की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला। आप लोग तो, और वो इससे आगे कुछ न कह सकी। अरे बीबियों, हम फ़कीर लोग कहाँ कहाँ की खबर रखते हैं, तुम्हें क्या मालूम? लेकिन बेटी खैरुन्निसा, जिस मामले में तुम हमारी मदद लेने के लिए आई हो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको यह भी मालूम है कि मैं किस लिए आपके पास आई हूँ? खैरुन्निसा हैरत से बोली। खूब अच्छी तरह मालूम है। नसरुल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा नेक और दयानतदार इंसान है, पढ़ा लिखा है, माकूल है, सब कुछ है, मगर अफसोस कि तुम्हारी बरादरी के बाहर का है और तुम्हारे वालिदैन बरादरी के दबाव में इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हारे लिए उसका रिश्ता कबूल करने पर किसी तौर आमादा नहीं है। जबकि नसरुल्लाह के वालिदैन को उस पर कोई एतराज़ नहीं और उन्होंने बाकायदा पैगाम भिजवा दिया। खैरुन्निसा और कलसूम दोनों पर जैसे सख्त किसी कैफियत तारी हो गई। चंद लम्हों तक दोनों बिल्कुल खामोशी से हमारी शक्लें देखती रहीं और फिर खैरुन्निसा की आंखों से आंसुओं का जैसे सैलाब बह निकला। ये मर जाएगी शाहजी, कलसूम ने आहिस्ता से कहा। अगर इसकी शादी नसरुल्लाह की बजाय किसी और शख्स से कर दी गई तो ये जिंदा नहीं बचेगी। इसने कसम खाई है कि सिर्फ और सिर्फ नसरुल्लाह की होकर रहेगी। खुदा के वास्ते कुछ कीजिए शाहजी। खैरुन्निसा ने सिसकियां लेते हुए कहा। आपको खुदा ने बड़ी ताकत और कुदरत अता की है। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आप मेरे वालिदैन को आमादा कर सकते हैं। क्या तुम्हारी बरादरी वालों को, रिश्तेदारों को तुम्हारे अगवा के बारे में कोई इतला है? तालूत ने हौले से पूछा। खैरुन्निसा इस अचानक सवाल के लिए तैयार न थी। वो एकदम से चौंक पड़ी और गौर से तालूत को देखने लगी, लेकिन इस बार उसने बहुत ज़्यादा हैरानी का मुजाहरा नहीं किया। नहीं शाहजी, उसने कहा। मेरी सहेली कलसूम और इसकी वालदा को तो ये बात मालूम है, लेकिन हमारी बरादरी में किसी को इस बात की खबर नहीं है। और नसरुल्लाह को? तालूत ने पूछा। उसे मालूम है, खैरुन्निसा ने जवाब दिया। मैंने उसे ये बात छुपाना मुनासिब नहीं समझी और उसे सब कुछ बता दिया। तुमने बड़ी होशियारी और अक्लमंदी का सबूत दिया बेटी, तालूत ने कहा। जिन लोगों पर एतमाद किया जाता है और जिनसे एतमाद की तवक्को की जाती है उनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती। अच्छा, अब तुम जाओ। हमसे जो कुछ हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, तुम्हारे वालिदैन को या किसी और को तो ये बात नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ आई थी? नहीं, खैरुन्निसा ने जवाब दिया। किसी को ये बात मालूम नहीं है। ठीक है, इस राज को राज ही रखना, तालूत ने कहा। दोनों लड़कियों ने अपने अपने चेहरों पर नकाब डाले और चली गईं। किसी को भी पता न चला कि आने वाली कौन लड़कियां थीं। ज़ोहर के वक्त से पहले इकराम ने शामियाने को लोगों से खाली करा लिया। आज दोपहर का खाना अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से था और अल्ताफ़ हुसैन और कुर्बान अली के अलावा मोहम्मद इकराम और याकूब के घर के सब लोग हस्बे मामूल इसमें शरीक थे। खाना खाने के बाद जब सब लोग रुखसत हो गए तो तालूत ने इकराम को रोक लिया। तुम्हारे वकील मुश्ताक अहमद के क्या हाल हैं? तालूत ने इकराम से पूछा, जिन्होंने तुम्हारी मुफ्त पैरवी की थी। अरे, इकराम ने सख्त हैरत का इजहार करते हुए कहा। शाहजी, तुम इस किस्से से भी वाकिफ हो? क्यों नहीं बच्चा, तालूत ने जवाब दिया। हमें यह भी मालूम है कि फजलदीन और मौला दाद जेल में हैं। दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। फिरोज़ बेचारा बेमौत मारा गया और जुबैदा ने उसके गम में खुदकुशी कर ली। अरे शाहजी, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं, इकराम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुश्ताक अहमद से तुम लोगों के आने का जिक्र किया था। वो खुद भी फ़कीरों और दरवेशों की बड़ी इज्जत करते हैं। कह रहे थे किसी वक्त आएंगे, तुम उनके पास चले जाओ। तालूत ने मोहम्मद इकराम से कहा, और उनसे कहना कि आज वो किसी वक्त हमसे ज़रूर मुलाकात कर लें, हमें उनसे काम है।
और अगर वो खुद ना आए तो हम खुद उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं शाह जी, मोहम्मद इकराम ने जल्दी से जवाब दिया। वो तो बड़ी खुशी से आएंगे, उन्हें तो तुम लोगों से मिलने का खुद इश्तियाक है। मैं अभी ज़रा देर में उन लोगों के पास चला जाऊंगा और तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। कोई 1 घंटे के बाद मोहम्मद इकराम वापस आ गया, लेकिन वो तनहा नहीं था। वकील मुश्ताक अहमद उसके साथ था। ज़हे नसीब शाह जी, क्या आप लोगों ने मुझे याद किया? बंदा हाजिर है, फरमाइए क्या हुक्म है? मोहम्मद इकराम तुम जाओ, तालूत ने इकराम से कहा। हमें वकील साहब से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जो हुक्म शाह जी, मोहम्मद इकराम ने कहा और वहाँ से चला गया। मुश्ताक अहमद, तालूत ने कहना शुरू किया, तुम एक पढ़े लिखे, होशमंद और शरीफुल नफ्स और नेक इंसान हो। ये बताओ कि हम जैसे फ़कीरों और मलंगों को भी कोई अहमियत देते हो या नहीं? अव्वल तो मैं इतनी बहुत सारी खसूसियात का हामिल नहीं हूँ जो आपने गिनवाई हैं शाह साहब, मुश्ताक ने बड़ी नरमी से कहा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सच्चे फ़कीरों और दरवेशों की बात है तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ कि नसरुल्लाह में क्या बुराई है? तालूत ने बगैर किसी तमहीद के बराह रास्त बात करते हुए कहा। हमसे मत पूछो कि हमें क्या मालूम है और कैसे मालूम है, ये सवालात गैर ज़रूरी होंगे। तालूत के इस बराह रास्त सवाल ने मुश्ताक अहमद को गुमसुम कर दिया। वो खामोशी से तालूत की शक्ल देखने लगा। ज़रा देर तक कोई कुछ ना बोला और फिज़ा पर बोझल खामोशी तारी रही। कोई बुराई नहीं है शाह साहब, बिलाखिर मुश्ताक अहमद ने यह सुकूत तोड़ते हुए कहा। बल्कि सच पूछिए तो मुझे वो लड़का पसंद भी है, और मैं इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ कि वो, मेरा मतलब है आपकी बेटी खैरुन्निसा को पसंद करता है और खैरुन्निसा भी उसे पसंद करती है। तालूत ने मुश्ताक अहमद की मुश्किल आसान कर दी। जी जी बिल्कुल, मुश्ताक ने जवाब दिया। लेकिन मसला यह है कि आपको पता है शाह साहब के हमारे यहाँ बरादरियों का सदियों पुराना निज़ाम आज भी कितना मजबूत और मुस्तहकम है। ख़ास तौर से लड़की वालों के लिए गैर बरादरी में लड़की देना एक बड़ा मुश्किल काम है। इतना ज़्यादा समाजी दबाव होता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते। गो कि अब बहुत सी शादियां बरादरी से बाहर होने लगी हैं, लेकिन जिस बरादरी से मेरा ताल्लुक है उसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करने की इब्तिदा तुम करो। तुम वकील हो माशाल्लाह, आला तालीम याफ्ता हो, लोगों को समझा सकते हो कि तमाम लोग खुदा की मखलूक हैं। और फिर नसरुल्लाह भी मुसलमान है, किसी गैर मज़हब का नहीं। क्या सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं? और फिर एक बात और भी है मुश्ताक अहमद। वो क्या? मुश्ताक अहमद ने पूछा। वो ये मुश्ताक अहमद के तुम्हारी बरादरी वालों में से किसी को इल्म नहीं है कि खैरुन्निसा को बुर्दा फरोशों ने अगवा किया था और वो उसे पेशावर के करीब ले गए थे, और कराची के यूसुफ और आरिफ ने उसे बुर्दा फरोशों के चुंगल से निजात दिलाकर तुम्हारे भाई के हवाले किया था। लेकिन अगर बरादरी में शादी के बाद कभी भी ये बात खैरुन्निसा के ससुराल वालों के इल्म में आ गई तो इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जबकि नसरुल्लाह को ये बात मालूम है और उसे खैरुन्निसा पर पूरा एतमाद है। उसका पैगाम मंजूर कर लो मुश्ताक अहमद, दानिशमंदी का तकाजा यही है। दो जिंदगियों को तबाह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। फजलदीन ने फ़िरोज़ को मरवा दिया, मगर क्या हासिल हुआ? जुबैदा ने भी जान दे दी। आप सही फरमाते हैं शाह साहब, मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया। लेकिन अगर आप गुस्ताखी ना समझें तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तालूत ने कहा। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि ये सारे वाक़यात, जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, किस तरह आपके इल्म में आए, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस मसले में आपकी दिलचस्पी लेने की वजह क्या है। कोई ख़ास वजह नहीं है, तालूत ने कहा। हम एक आध दिन के लिए शहर में रुके तो हमने यहाँ के कुछ ज़रूरतमंदों की मदद की और मुतअद्दिद लोगों के मसाइल जानने की कोशिश की। इसी दौरान यह मसला भी किसी तरह हमारे इल्म में आ गया और हमने सोचा कि तुमसे इस बारे में बराह रास्त गुफ्तगू कर लें। उम्मीद है कि तुमने बुरा नहीं माना होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता शाह साहब, मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया। भला इस बात में आप लोगों का क्या ज़ाती मुफाद हो सकता है कि मेरी बेटी की शादी कहाँ हो? मैं तो कल से आप लोगों की सखावत और बुजुर्गी और करामात की बातें सुन रहा हूँ, और आज रात मैं खुद ही आपकी खिदमत में हाजिरी देता, लेकिन मेरी खुशनसीबी कि आपने मुझे खुद ही तलब फरमा लिया। हमने तुम्हें एक राय दी है मुश्ताक अहमद, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जिस काम में बेहतरी की उम्मीद नजर आए वही करो। आपका हुक्म सर आंखों पर शाह साहब, मुश्ताक अहमद ने कहा। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है शाह साहब। वो क्या? तालूत ने पूछा। मैं खैरुन्निसा की माँ को आप लोगों के पास लाना चाहता हूँ, मुश्ताक अहमद ने कहा। वो कल से मुख्तलिफ लोगों की ज़ुबानी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है और उसने मुझसे कहा भी था कि आप लोगों की ज़ियारत के लिए उसे ले चलूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे भी इस मामले में कायल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफ है। ठीक है, तुम उसे यहाँ ले आओ, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार ज़ुबान खोलते हुए कहा। मैं आज मगरिब के बाद उसे लेकर आऊँगा, मुश्ताक अहमद ने कहा। ठीक है, तालूत ने कहा। अब तुम जा सकते हो। मुश्ताक अहमद हमें सलाम करके वहाँ से रुखसत हो गया। उस वक्त हम दोनों शामियाने में तनहा थे। क्या ख्याल है? मैंने तालूत से पूछा। मिस मात, जोजा मुश्ताक अहमद हम लोगों की बात मान जाएंगी या नहीं? यकीन के साथ तो कोई बात कहनी मुश्किल है, तालूत ने कहा, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि मौसूफ़ा मान जाएंगी, और अगर वो ना मानी तो इस मसले का आखिरी हल भी है। वो क्या? मैंने पूछा।
वो ये कि हम नसरुल्लाह को तलब करके कहेंगे कि वो खैरुन्निसा के साथ खुफिया तौर पर जाकर निकाह पढ़वा ले। दोनों बालिग हैं और दोनों की कानूनी हैसियत मुसल्लम है। खैरुन्निसा की बलोगत की उम्र उसकी तालीमी रिकॉर्ड से साबित है। निकाहनामे की फोटोस्टेट कॉपी वो खैरुन्निसा के वालिदैन को भेज दे, बस ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नसरुल्लाह के वालिदैन तो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और वे इस सिलसिले में किसी हद तक भी आगे जाने के लिए आमादा हैं। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है, मैंने कहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या खैरुन्निसा इसके लिए राज़ी होगी? यह एक बहुत बड़ा इकदाम होगा और इसके लिए खासी बागियाना जुर्रत की ज़रूरत है। और फिर क्या नसरुल्लाह इस हद तक जाने को आमादा होगा? इसका इन्हिसार उन लोगों की मर्जी पर है, तालूत ने कहा। अगर वो अपने अंदर इतनी बागियाना जुर्रत नहीं पैदा कर सकते तो फिर एक दूसरे का ख्याल छोड़ दें, और इसके सिवा और क्या चाह रहा है? लेकिन मेरा ख्याल है कि जोजा मुश्ताक अहमद खुद इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएंगी। दोपहर तक हम लोगों ने आराम किया और इसके बाद फिर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ज़्यादातर आने वाले ऐसे मसाइल लेकर आ रहे थे जिनके सिलसिले में हम महज दुआ ही कर सकते थे। मगरिब की नमाज के कुछ देर बाद मुश्ताक अहमद एक बुर्कापोश खातून के साथ शामियाने में आया। उस वक्त लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं थी। उन्हें बुला लो, तालूत ने मोहम्मद इकराम को हदायत की और उसने दोनों को करीब बुला लिया। हमारे बिल्कुल करीब आने के बाद औरत ने अपना नकाब उलट दिया। उसमें और खैरुन्निसा में बहुत मुशाबियत पाई जाती थी। औरत ने बड़े अदब के साथ हम दोनों को सलाम किया। हमने उसे दुआएं दी। ये मेरी बीवी और खैरुन्निसा की वालदा हैं, असगरी खानम। मुश्ताक अहमद ने अपनी बीवी का हमसे तारुफ कराते हुए कहा, आपके दीदार की बहुत ख्वाहिशमंद थी, सो मैं इन्हें आप लोगों के पास ले आऊँ। तालूत ने असगरी खानम से बड़ी चालाकी से बात की। उसने बराह रास्त नसरुल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बातों ही बातों में असगरी खानम से मालूम कर लिया कि उसकी एक बेटी खैरुन्निसा है, जिसके लिए बरादरी के बाहर के एक लड़के नसरुल्लाह का पैगाम आया है, लेकिन वो खुद अपनी बेटी की शादी बरादरी से बाहर नहीं करना चाहती। तालूत ने बातों बातों में उससे ये भी मालूम कर लिया कि खैरुन्निसा की मर्जी नसरुल्लाह के लिए है और ख़ुद नसरुल्लाह भी खैरुन्निसा से शादी का ख्वाहिशमंद है। ये सारी बातें खुद असगरी खानम की ज़ुबानी सुन लेने के बाद फिर मैंने और तालूत ने बारी बारी असगरी खानम को समझाना शुरू किया कि उसकी और उसके ख़ानदान की भलाई इसी में है कि वो नसरुल्लाह का पैगाम मंजूर कर ले और खैरुन्निसा की शादी उसके साथ कर दे। हमारी ऊंच नीच समझाने पर असगरी खानम इस बात पर रजामंद हो गई और बिलाखिर उसने कहा, शाहजी, आप लोगों के हुक्म को टालने की भला मुझ में कहाँ जुर्रत है। अलबत्ता खैरन के वालिद से भी पूछ लीजिए। बीबी, हमें गलत मत समझो, मैंने कहा। हमें कोई हक या इख्तियार हासिल नहीं है कि हम तुम्हें हुक्म दे सकें। हमने तो तुम्हें एक राय दिया और ऊंच नीच समझाई है, उसे मानना तुम्हारी मर्जी है। रहा तुम्हारे शौहर का सवाल तो वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, खुद ही उनसे पूछ लो। मुझे शाहजी की बात से पूरा पूरा इत्तफाक है, मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया। बस तो शाहजी, आप लोग दुआ कीजिए कि ये शादी कामयाब हो। हम आपके फरमान के मुताबिक नसरुल्लाह का रिश्ता कबूल कर लेते हैं और कल ही सारी बरादरी में इसका ऐलान करवा देते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम नसरुल्लाह के घर वालों को कहलवा भेजेंगे कि वो आकर हमसे बात कर लें। हर काम आराम और सुकून से करना बीबी, तालूत ने कहा। जल्दबाजी करने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नसरुल्लाह और उसके घर वाले कहीं भागे नहीं जा रहे, और हाँ, हमारी तरफ से बेटी की शादी के लिए यह हकीर सा तोहफा रख लो। तालूत ने अपनी जेब में हाथ डालकर कागज़ में लिपटा हुआ एक मोटा सा पैकेट असगरी खानम के हाथ में थमाते हुए कहा, यह क्या है? असगरी खानम ने झिझकते हुए पूछा। बस कुछ नहीं, फ़कीरों और दरवेशों का एक मामूली सा तोहफा समझ लो। घर जाकर खोल कर देख लेना, यहाँ मत खोलना, तालूत ने कहा। असगरी खानम ने वो पैकेट रख लिया। थोड़ी देर तक बात करने के बाद मुश्ताक अहमद और उसकी बीवी असगरी खानम रुखसत हो गए। रात बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि तमाम लोग रुखसत हो गए। अब रात के खाने का वक्त हो चुका था। आज रात का खाना याकूब और उसकी वालदा की तरफ से था और खाने में याकूब और इकराम के घर वालों के अलावा अल्ताफ़ हुसैन और कुर्बान अली भी शरीक थे। रात को जब हम लोगों को तन्हाई नसीब हुई तो तालूत ने कहा, मेरा ख्याल है ये खैरुन्निसा वाला मामला भी तय हो गया है। मैंने 50,000 रुपये की रकम असगरी खानम के हवाले कर दिया। अब इन लोगों को पैसे की भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब यहाँ से चल दो, यहाँ के सारे काम ख़त्म हो गए। सुबह होने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने कहा। यूँ नहीं, तालूत ने कहा, हम ज़रा इनकी हैरतों का तमाशा भी देखना चाहेंगे। हम ऐसा करेंगे कि अलग सुबह किसी के भी शामियाने में दाखिल होने से पहले अपने झोलों और डंडों के साथ मख्फी हो जाएंगे। मौजूद तो हम उसी टेंट के नीचे होंगे, लेकिन किसी को नज़र नहीं आएंगे। फिर देखना है कि ये लोग हमारी तलाश में क्या करते हैं। हाँ यार, ये बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होगा, मैंने कहा। देखना है कि ये लोग इसके बाद क्या करते हैं। चुनाचे ये प्रोग्राम तय हो गया और हम लोग सो गए। सुबह के करीब अभी अंधेरा ही था और मैं गहरी नींद में पड़ा हुआ था कि तालूत ने मुझे जगा दिया। मैं आंखें मलतबा उठ बैठा। अब सुबह होने में थोड़ी सी देर है। उसने सरगोशी में मुझसे कहा, ज़रा ही देर में इकराम या याकूब में से सफाई करने के लिए कोई अंदर दाखिल हो जाएगा। उठ जाओ और गायब हो जाओ। मैं फ़ौरन ही उठ बैठा। तालूत ठीक कह रहा था। 2 दिन से टेंट के अंदर की सुबह शाम सफाई होती थी। ये काम कभी याकूब करता और कभी इकराम। चुनाचे हम दोनों मख्फी हो गए। हमारे झोले और डंडे भी हमारे साथ ही गायब हो गए।
हमारी अब वहाँ कोई निशानी मौजूद नहीं थी। थोड़ी देर गुजर गई। अब सुबह का हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। आखिर चंद मिनट के बाद टेंट का पर्दा खुला और इकराम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबी सी झाड़ू थी। उसने पहले तो कालीन की तरफ देखा भी नहीं जहां हम सोते थे, और दरियों पर झाड़ू लगाने में मसरूफ हो गया। और तब अचानक उसकी नज़र कालीन की तरफ उठी। कालीन खाली पड़ा था, वहां कोई नहीं था। मोहम्मद इकराम ने अपनी पलकें झपकाईं और गौर से कालीन की तरफ देखा। फिर वो तेजी से कालीन की तरफ आया। उसने कालीन और गाँव तकियों का इस तरह जायजा लिया गोया हम कोई नन्ही सी शय हूं जो इनके दरमियान कहीं गुम हो गए हों। उसने चारों तरफ शामियाने में नज़र डाली, फिर वो झाड़ू वहीं फेंक कर बाहर निकल गया। हम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। उसने शामियाने के आसपास दूर दूर तक एक चक्कर लगाया और इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। हम उसे कहीं नज़र नहीं आए। इसके बाद वो दोबारा शामियाने में दाखिल हुआ, लेकिन चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं ठहरा। हम दोनों मख्फी हालत में शामियाने के अंदर ही मौजूद रहे जबकि वो बाहर निकल गया। चंद मिनट के बाद इकराम के साथ उसकी माँ याकूब, सलमा का भाई और उनकी माँ हैरान परेशान शामियाने के अंदर दाखिल हुए। वो चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, लेकिन जाहिर है उन्हें हम किस तरह नजर आ सकते थे। हो सकता है वो लोग सुबह के वक्त कहीं टहलने और हवा खोरी के लिए निकल गए हों और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएं, याकूब ने कहा। मैंने भी पहले यही समझा था, मोहम्मद इकराम ने जवाब दिया। लेकिन असल बात यह है कि उनके झोले और डंडे भी गायब हैं। अगर वो टहलने के लिए जाते तो अपना सामान साथ क्यों ले जाते? फिर अब क्या करें? याकूब ने मायूसी से कहा। उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, इकराम ने कहा। कई और आदमियों को बुला लेते हैं और उनकी तलाश में हर तरफ दौड़ जाते हैं। नहीं पुत्र, याकूब की माँ ने कहा, जो उम्र में सबसे बड़ी थी। इससे कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह वाले लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया जाता। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक व मुख्तार होते हैं। जहाँ जी चाहता है और जब जी चाहता है जाते हैं और जब जी चाहता है चल पड़ते हैं। उन पर किसी का दबाव नहीं होता। तुम इस किस्म की बातें नहीं सोचो। उनकी तलाश करना बेकार है। मेरा भी यही ख्याल है, इकराम की माँ ने उससे इत्तफाक करते हुए कहा। अगर उन्हें यहाँ रहना होता तो वो यहाँ से जाते ही क्यों? और अब जबकि वो चले गए हैं उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। भला जोगियों और फ़कीरों का कोई एक ठिकाना थोड़ा ही होता है। ना जाने कहाँ से घूमते हुए आ गए थे, 2 दिन ठहरे और गायब हो गए। इस असना में मोहल्ले के कुछ और लोग भी शामियाने के अंदर आ गए। सबके लिए खबर हैरत अंगेज थी कि दोनों दरवेश रातों रात ही कहीं गायब हो गए। लोग तरह तरह की चहमगोइयाँ करने लगे। बिलाखिर इत्तफाक के राय से यही तय हुआ कि हमारी तलाश करना बिल्कुल बेसूद होगा। लोग काफ़ी देर तक टेंट में मौजूद रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को चले गए। इकराम, तुम अल्ताफ़ हुसैन को जाकर इतला दे दो कि वो अपना शामियाना और सारा सामान वापस मंगवा ले, इकराम की माँ ने कहा। उसे बता देना कि बाबा फैज़ान शाह और मर्दान शाह कहीं चले गए हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी चला जाता हूँ, इकराम ने कहा और बाहर निकल गया। इस असना में बहुत से हाजतमंद शामियाने के बाहर जमा हो गए थे। उन्हें जब ये इतला मिली कि दोनों दरवेश रातों रात लापता हो गए हैं तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। आने वालों में से बाज़ औरतों ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ से चल दिए। अब हम सरवत के घर चल रहे हैं, तालूत ने कहा, ज़रा सी देर के लिए। इसके बाद रावलपिंडी जाने वाली बस में बैठेंगे। सरवत के घर की खस्ता हाली का अंदाज़ा उसके दरो दीवार ही से देखकर लगाया जा सकता था। एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसके टूटे फूटे कबाड़ों को दीमक चाट रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद भी नहीं था। हम लोग दरवाजे के करीब जाकर ज़ाहिर हो गए। है कोई अल्लाह का सखी? तालूत ने दरवाजे में मुंह डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक वक्त की रोटी का सवाल है। इस सदा के जवाब में अंदर से सरवत और एक बूढ़ा आदमी निकलकर दरवाजे के करीब आ गए। कौन हो तुम लोग? बूढ़े आदमी ने नरमी से पूछा। फ़कीर हैं बाबा, मलंग हैं, तालूत ने जवाब दिया। एक वक्त की रोटी का सवाल है, बड़ी दूर से आए हैं। अभी तो सुबह हुई है बाबा जी, बूढ़े ने कहा। रात की बची हुई जो रोटी थी वो मैंने और मेरी बेटी ने खा ली है। अब रोटी तो पकाना पड़ेगी। तुम अंदर आकर बैठ जाओ, मेरी बेटी तुम्हारे लिए रोटी पका देगी। थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। नहीं बाबा, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। अलबत्ता अंदर बैठकर एक कटोरा पानी ज़रूर पियेंगे, बड़ी प्यास लगी है। बड़ी दूर से चल कर आ रहे हैं, पानी पीकर चले जाएंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी बाबा जी, सरवत ने कहा। जितनी देर में तुम सस्ताओगे उतनी देर में रोटी पककर तैयार हो जाएगी, खाकर चले जाना। नहीं बेटी, तालूत ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं भी उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। रोटी पकाने की तकलीफ ना कर, बस थोड़ा थोड़ा पानी पिला दे, अल्लाह तुझे खुश रखे। बाबा जी, थोड़ी सी लस्सी मौजूद है, अगर पियो तो हाजिर करूं, सरवत ने कहा। पिला दे बेटी पिला दे, मैंने जवाब दिया। खुदा जल्द तेरा घर आबाद करे। बूढ़े ने हम लोगों को एक टूटी सी चारपाई पर बिठा दिया और सरवत हम लोगों के लिए लस्सी लेने चली गई। बाबा जी दुआ करो जल्दी से मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए, सरवत के जाते ही बूढ़े ने कहा। कहीं रिश्ता लगा है? तालूत ने पूछा। हाँ बाबा जी, बूढ़े ने जवाब दिया। रिश्ता तो बरादरी के ही एक लड़के के साथ लगा है, मोहम्मद इकराम नाम है उसका, मगर वो भी बहुत गरीब है और हम भी बहुत गरीब हैं। कभी कभी वो हमारे घर आता है। बेचारे को पिछले दिनों एक झूठे मुकदमे में फंसवा दिया गया था। खुदा का शुक्र है कि अब उससे जान छूट गई है। मोहम्मद इकराम कब से इधर नहीं आया? तालूत ने पूछा।
आज 3-4 दिन से मैंने उसे नहीं देखा, बूढ़े ने जवाब दिया। वैसे मुझे कोई बता रहा था कि उसके घर में कोई दरवेश आकर ठहरे हुए हैं, उनकी खिदमत में लगा हुआ है। दरवेशों की खिदमत भी इबादत ही है बाबा जी। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, तालूत ने कहा और कनखियों से मेरी तरफ देखा। बूढ़े की बात से साफ जाहिर था कि इकराम अभी तक सरवत या उसके बाबा को यह इतला देने के लिए वक्त नहीं निकाल सका कि उसकी माँ को दरवेशों ने भारी रकम दे दी है। इसके बाद सरवत लस्सी के 2 गिलास लेकर आई। हमने उसे दुआएं देते हुए गिलास ले लिए और जल्दी जल्दी पीकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा बेटी, तालूत ने कहा। तूने हम फकीरों का कलेजा ठंडा किया है, खुदा तेरा कलेजा ठंडा रखे। तालूत ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोटा सा पैकेट निकालकर सरवत के हाथ में थमाते हुए कहा, ये एक दरवेश का तोहफा है बेटी, इसे रख ले, तेरे काम आएगा। ये क्या है बाबा जी? सरवत ने पैकेट को उलटते पलटते हुए पूछा। हमारे चले जाने के बाद इसे खोलकर देख लेना, मैंने कहा। हमें नेक दिल इंसानों की खिदमत करके खुशी होती है। तुम क्या तोहफा दे रहे हो बाबा जी? बूढ़े ने हैरान होकर पूछा। इसके बारे में हमें कुछ बताओ भी। हमने कहा ना, हमारे चले जाने के बाद इसे खोल लेना, तालूत ने जवाब दिया। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और वह दरवाजे से निकल आया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। हम दोनों घर से निकल गए। बूढ़ा हमें आवाज़ें ही देता रह गया। मकान के पीछे जाकर हम एक बार फिर मख्फी हो गए। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और सामने एक घना बाग था। दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मख्फी होने के बाद हम दोनों दोबारा सरवत के घर में दाखिल हो गए। पैकेट सरवत के बाबा के हाथ में था और वो उस पर बंधी हुई डोरियां खोल रही थी। डोरियां खुल गईं और अब वो पैकेट के ऊपर लिपटा हुआ कागज़ खोलने लगी। और फिर बाप और बेटी दोनों की हैरत के आलम में चीखें निकल गईं। कागज़ के अंदर नोटों की एक भारी गड्डी थी। अरे बाबा, नोट, सचमुच के नोट, 100-100 रुपए के नोट। सरवत बेताबी के आलम में बोली। ओए आहिस्ता बोलने एक वक्त, बाबा ने कहा, और दरवाज़ा बंद कर दे। सरवत ने फौरन उसकी हदायत पर अमल किया। ये तो बहुत बड़ी रकम है बाबा। सरवत की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। बूढ़ा और सरवत दोनों रकम गिनने में मसरूफ़ हो गए। हम दोनों खामोशी से दरवाजे से निकल आए। बस यार, अब ये तमाशे बहुत हो चुके हैं, तालूत ने कहा। अब हम मकान के पीछे चलकर अपने हुलिये तब्दील कर लेते हैं और सीधे बसों के अड्डे की तरफ चलते हैं। हम दोनों मकान के पिछले सुनसान हिस्से की तरफ जा पहुंचे, जहां पहुंचकर तालूत ने मेरा और अपना हुलिया तब्दील कर लिया। इस बार भी हम लोग फ़कीरों के ही रूप में थे, लेकिन मर्दान शाह और फैज़ान शाह से बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लों में। हमारे जिस्मों पर लिबासों की जगह फटे पुराने पैबंद लगे हुए कुर्ते और तहमदें थीं और हाथों में झोलों की बजाय कशकोल। किसी को शुबा तक नहीं हो सकता था कि हम ही फैज़ान शाह और मर्दान शाह थे। हम दोनों बसों के अड्डे की तरफ रवाना हुए और हमें मालूम हुआ कि रावलपिंडी जाने वाली बस 1 घंटे के बाद रवाना होगी। हम इत्मीनान से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में मुसाफिरों को बस में बिठाना शुरू कर दिया गया। हम दोनों भी बहालत फ़कीरी बस की तरफ बढ़े। कंडक्टर बस के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ओए ओए मलंगे, उसने एक हाथ से दरवाज़ा रोकते हुए कहा। किधर जा रहे हो? बस में सवार होने जा रहे हैं। क्यों? तालूत ने उसे कहा। कहाँ जाओगे? कंडक्टर ने पूछा। रावलपिंडी, तालूत ने जवाब दिया। पैसे हैं किराए के लिए? कंडक्टर ने हकारत आमेज़ लहजे में कहा। मैं मुफ्त में सफ़र नहीं करने दूंगा। अरे बाबा, हैं, किराए के पैसे हैं, तालूत ने जवाब दिया। पहले पैसे दिखाओ, कंडक्टर ने कहा। यह नहीं कि रास्ते में तुम कह दो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरी 2 सीटें बेकार जाएंगी। अरे लालची, क्यों मरा जा रहा है? तालूत ने गुस्से से कहा। जब कह दिया कि पैसे हैं, हम किराया देंगे, तो फिर क्यों बहस कर रहा है? चल भाई जल्दी कर कंडक्टर, हमें भी बस में सवार होना है। किसी ने पीछे से हाँक लगाई। चल जल्दी कर मलंगे, कंडक्टर ने और भी ज्यादा तहकीर आमेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। या तो पैसे दिखा या फिर सामने से हट, दूसरों को आने दे। अच्छा तो ये देखो, तालूत ने कहा और अपनी जेब में से एक गड्डी निकालकर कंडक्टर की आंखों के सामने लहराई। 100 रुपए के लाल रंग के नोटों की एक बहुत मोटी सी गड्डी थी। कंडक्टर को वो गड्डी दिखाकर तालूत ने दोबारा अपनी जेब में डाली। कंडक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शायद अपनी जिंदगी में इतने बहुत से नोट एक साथ नहीं देखे थे। अरे बाप रे, इस कदर बड़ी रकम, उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला और उसने फौरन दरवाज़ा छोड़ दिया। आओ मलंग बाबे, आओ, खैर होवे, आराम से बैठो। कंडक्टर का रवैया बिल्कुल ही बदल गया। हमारे पीछे आने वाले लोग, जिन्होंने तालूत के हाथों में नोटों की गड्डी देख ली थी, घूर घूर कर हमें देख रहे थे। आजकल के फ़कीर भी बड़े मालदार होते हैं, किसी ने फिक्रा कसा। हाथ में तो भीख का प्याला है, जिस्म पर चीथड़े झूल रहे हैं और जेबों में हज़ारों रुपए के नोट लिए फिरते हैं। ओ भाई जी, दौलत तो इन्हीं लोगों के पास है, किसी दूसरे ने लुकमा दिया। हमारे आपके पास क्या रखा है? दिन भर मेहनत करते हैं, तब कहीं 2 वक्त रोटी चलती है। इन लोगों का क्या है, ना कोई काम ना धंधा, मांग मांग कर जमा करते हैं, मांग मांग कर खाते हैं। हम दोनों ने उन लोगों की बातों का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से 2 नशिस्तों पर एक दूसरे के बराबर बैठ गए। थोड़ी देर में बस चल पड़ी। हक अल्लाह। बस के चलते ही तालूत ने बड़ी डरावनी आवाज़ में एक नारे मस्ताना बुलंद किया। उसके आगे और पीछे बैठे हुए लोग उछल पड़े। हक याहू, मैंने गला फाड़कर जवाबी नारा लगाया। लोगों ने हमारी सरकत को सख्त नापसंदीदगी की नज़रों से देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर टिकट लेता हुआ हमारे पास भी आया। उसने हम लोगों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ मलंग बाबे, किराए के पैसे निकालो। उसका लहजा बड़ा नरम था। किराए के पैसे? तालूत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अबे, हम मलंगों के पास पैसे कहाँ से आए, पागल हुआ है? तालूत के इस लबो लहजे पर कंडक्टर दंग रह गया। ताहम उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मजाक छोड़ो मलंग बाबे, पैसे निकालो। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि मैंने जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अबे चरिया हुआ है, तालूत ने कहा। हमारे पास और पैसे, घास तो नहीं खा गया? कंडक्टर के लिए तालूत का ये रवैया नाकाबिले फहम था। उसने कहा, पैसे तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने खुद बस में चढ़ते वक्त मुझे पैसे दिखाए थे। जल्दी करो, टिकट के पैसे निकालो। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तालूत ने झिड़क कर जवाब दिया और हक अल्लाह का नारा बुलंद किया। मैंने भी फौरन जवाब में हक याहू का नारा लगाया। सारी बस के लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। इस असना में कंडक्टर का एक अदद चमचा भी कंडक्टर के पास आ गया। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे मलंग बाबे, चमचे ने कहा। अभी सारा झूठ खुल जाएगा, क्या फायदा? सीधी तरह पैसे दे दो। बड़े शौक से तलाशी ले ले भाई, तालूत ने कहा। जितने पैसे निकले हैं सब तेरे। सब ले लूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, चमचे ने कहा। मैंने खुद तुम्हारे हाथ में नोटों की गड्डी देखी है। अगर तुमने गड्डी देखी है तो ले ले, तालूत ने कहा। अच्छा चलो खड़े हो, कंडक्टर ने कहा और तालूत अपनी जगह से खड़ा हो गया। चमचा और तालूत दोनों तालूत की तलाशी लेने लगे। उन्होंने उसका सारा जिस्म छान मारा, लेकिन उसके पास से एक पाई भी बरामद नहीं हुई। इसके साथी की भी तलाशी लो, कंडक्टर ने चमचे से कहा। शायद इसने रकम उधर पार्सल कर दी हो। मैंने खुद इसके पास बहुत रकम देखी थी, आखिर कहाँ गई? उन दोनों ने मेरी भी अच्छी तरह तलाशी ले ली, लेकिन मेरे पास से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। उन्होंने सीट के ऊपर नीचे आसपास हर जगह झांक कर देखा, कहीं कोई रकम नजर नहीं आई। तुम लोग कोई चक्करबाज किस्म के लोग मालूम होते हो, कंडक्टर ने बेजारी से कहा। नीचे उतर जाओ, रोक के, एकदम रोक के। उसने ड्राइवर को हदायत दी और ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम करना शुरू कर दी। रहने दे बच्चा, रहने दे, तालूत ने कहा। क्यों फकीरों मलंगों को परेशान करता है? अगर दो आदमी बगैर किराए के चले जाएंगे तो कौन सा गजब हो जाएगा? गजब कैसे नहीं हो जाएगा? कंडक्टर ने कड़े तेवरों से जवाब दिया। आखिर हमें भी मालिक को हिसाब देना पड़ता है। कोई हमारे बाप की गाड़ी नहीं है कि जिसे चाहे मुफ्त की सैर कराते फिरें। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड में करके रोक दी और कंडक्टर पर चीख रहा था कि जल्दी कर, चलो जल्दी उतरो। कंडक्टर ने तालूत का बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, रहने दो भाई, फकीरों को सताना और उनकी बदवाएं लेना कोई अच्छी बात नहीं है। पीछे से एक आवाज आई, इन दोनों का किराया तो मुझसे ले लो और इनको बैठे रहने दो। सबकी नजरें सीधे साधे नकूश वाले नौजवान पर जम गईं जिसने ये पेशकश की थी। वो बमुश्किल 24-25 साल का एक लड़का था और मामूली किस्म की पतलून और बुशर्ट में मलबूस था। कहाँ तक जाओगे मलंग बादशाह? उस नौजवान ने तालूत से पूछा। रावलपिंडी तक, तालूत ने जवाब दिया। नौजवान ने किराए की रकम कंडक्टर को दे दी। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चला दे। ओ बाऊजी, आजकल के फकीर बड़े चलते पुर्जे होती है, कंडक्टर ने नौजवान से कहा। तुमने इन लोगों पर बेकार ही अपने पैसे ज़ाया किए हैं। ये इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं। चलो, कभी कभी बेवकूफ़ बन जाने में कोई हर्ज नहीं, नौजवान ने कहा। बस चल पड़ी और कंडक्टर दूसरे लोगों से टिकट लेने में मसरूफ़ हो गया। काफ़ी देर गुजर गई। बस का सफ़र जारी था। कुछ मुसाफिर खामोश बैठे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। औरतों की सीटों पर से मुसलसल शोर और बातों की आवाज़ आ रही थी। अब बस जिस जगह से गुजर रही थी वहाँ सड़क बहुत पतली थी और आसपास कोई आबादी नहीं थी। सड़क के दोनों जानिब दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। अचानक बस की रफ्तार धीमी होने लगी और इसके साथ ही ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। सब लोग सामने की तरफ मुतवज्जा हो गए। एक बड़े मॉडल की जीप सड़क के बीचों बीच आड़ी आड़ी इस तरह खड़ी हुई थी कि उसने रास्ता रोक दिया था। जीप के हटे बगैर बस सड़क पर से नहीं गुजर सकती थी। ड्राइवर मुसलसल हॉर्न दे रहा था, लेकिन जीप अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती थी। बिलाखिर ड्राइवर को मजबूरन बस रोक देनी पड़ी। बस के रुकते ही जीप के दोनों तरफ छुपे हुए 6 आदमी, जिन्होंने अपने चेहरों पर ढाटे बांधे हुए थे और जिनके हाथों में राइफलें थी, निकलकर सामने आ गए। सब लोग बस से नीचे उतरो, उनमें से एक ने करख्त लहजे में पंजाबी में कहा। उसने और उसके बकिया साथियों ने अपनी राइफलों का रुख बस की तरफ कर दिया। चंद लम्हों के लिए बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया। बस के सारे मुसाफिर खामोश हो गए। हर शख्स खौफजदा हो गया। जल्दी करो, वो शख्स जोर से धाड़ा। उसने खिड़की में से राइफल की नाल ड्राइवर के पहलू में चुभोई। नीचे उतरो, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया और ड्राइवर खामोशी से नीचे उतर गया। 2 आदमी बस के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने मुसाफिरों को उनके सामान के साथ भेड़ बकरियों की तरह नीचे धकेलना शुरू कर दिया। सब लोग खामोशी से उतरने लगे। उनके उन साथियों ने जो बाहर खड़े थे मुसाफिरों से कितार लगाने को कहा। निहत्ते मुसाफिरों के पास तामील के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो नीचे उतर कर लाइन में खड़े होने लगे। उन लोगों ने औरतों की लाइन अलग लगवाई। मैं और तालूत भी मस्कीन शक्लें बनाए लाइन में खड़े हो गए। ड्राइवर, कंडक्टर और चमचे को भी उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। अब उनमें से एक आदमी ने एक मुसाफिर के कंधे पर से चादर उतारी और उसे ज़मीन पर फैला दिया। 2 आदमी लाइन के एक सिरे पर और 2 दूसरे सिरे पर राइफलें तान कर खड़े हो गए।
बाकी दो में से एक ने अपनी राइफल कंधे से लटकाकर दोनों हाथ खाली कर लिए। दूसरा उसके साथ साथ राइफल थामे हुए गोया उसे अपनी हिफाजत में लेकर चला। उन्होंने लाइन के एक सिरे से अपने काम का आगाज किया। सब कुछ निकाल दो। खाली हाथ वाले ने लाइन के पहले आदमी से कहा। वो एक बूढ़ा शख्स था। मेरे ऊपर रहम करो नौजवान, बूढ़े ने गरिया गुजारी करते हुए कहा। कल मेरी बेटी की शादी है। मैं गुजरांवाला से अपने एक दोस्त से कर्ज लेने आया था। मैंने उससे 4,000 रुपये उधार लिए हैं, जिनकी कल मुझे ज़रूरत होगी। अगर तुमने ये रकम ले ली तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। बकवास बंद कर बुड्ढे, और रकम निकाल। डाकू ने बुड्ढे की जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम करो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा। ठहर जा, ओ भाई डाकू, ठहर जा, तालूत ने इस लहजे में कहा गोया किसी दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो। ओए, तुझे क्या तकलीफ है मलंगे? डाकू ने रुक कर कहा। क्या तेरे पास भी कुछ माल वाल है? हाथ में तो तेरे भीख का प्याल है, माल तेरे पास क्या होगा? इस बुड्ढे को छोड़ दे बदनसीब, और ये बता कि तुझे कितनी रकम चाहिए। कितनी रकम चाहिए? डाकू ने हंसकर कहा। अबे चुपका खड़ा रहे कंगले, वरना भून कर रख दूंगा। और इसके साथ ही उसका हाथ उस बूढ़े आदमी की जेब की तरफ बढ़ा। बूढ़ा सहम कर पीछे हट गया। इन सबको जाने दो डाकू भाई, तालूत ने दोबारा हाँक लगाई। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि अंदाजन कितनी रकम से तुम्हारा काम चल जाएगा? बता दो, मैंने तालूत की तायद में कहा। रकम बता दो और सारे लोगों की जान छोड़ दो। शदीद खौफ और हरास के बावजूद लाइन में खड़े हुए तमाम लोग हमें हैरत से देखने लगे। उनमें वो नौजवान भी शामिल था जिसने हमारे टिकट के लिए कंडक्टर को रकम दी थी। तुम चुपके खड़े नहीं रह सकते पागल के बच्चों, एक डाकू ने हमें डांटते हुए कहा। जल्दी जल्दी सबका माल इकट्ठा करो और चादर में भरो। उसने अपने साथी को हदायत दी। कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, तालूत ने कहा। ये सब के सब अमन पसंद और निहत्ते शहरी हैं। तुम्हें इन्हें इस तरह नहीं सताना चाहिए। तुम्हें माल चाहिए, लो ये उठाओ। और उसने नोटों की एक मोटी सी गड्डी जेब से निकालकर उस चादर पर उछाल दी जो उन लोगों ने माल जमा करने के लिए बिछाई थी। होशियार रहना, हदायत देने वाले डाकू ने अपने दोनों साथियों से कहा। मैं देखता हूँ ये क्या चक्कर है, तुम लोग गाफिल ना होना। और वो उस चादर की तरफ बढ़ा जिस पर तालूत ने नोटों की गड्डी उछाली थी। वो गड्डी उठाकर इसे बगौर देखने लगा। ये देखकर उसे सख्त ताजुब हुआ कि सारे के सारे नोट असली थे। अभी वो नोटों को देखने में ही महव था कि अचानक वो उछल पड़ा। उसके सर से कोई चीज़ आकर टकराई थी। उसने जल्दी से देखा, ये नोटों की दूसरी गड्डी थी। उसकी नज़रें तालूत की तरफ उठी। तालूत मुस्कुरा रहा था। तालूत ने अपनी जेब में फिर हाथ डाला और एक तीसरी गड्डी उछाल दी। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, तालूत ने कहा। ये रकम समेटो और यहाँ से चलते बनो, और इन खिलौनों को भी साथ ले जाओ। उसने उन राइफलों की जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है मलंग जी, हदायत देने वाले डाकू ने कहा। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुमने हमें इतनी रकम दे दी है जो इन सब लोगों के पास मिलाकर भी नहीं होगी। कोई बड़े दिल वाले मालूम होते हो, मगर फिर भी हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। बेकार है, तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा। जो कुछ था वो तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन डाकू नहीं माने। उन्होंने बारी बारी तालूत और मेरी तलाशी ली। हम लोगों के पास से एक पाई भी नहीं निकली। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा, तालूत ने कहा। अब ये राइफलें हटाओ और इन लोगों को बस में बैठने दो। जाओ बुजुर्गो, तुम्हारी खातिर इन सब लोगों को बख्श दिया, हदायत देने वाले डाकू ने कहा। चलो सब लोग इसी तरह लाइन से एक एक करके बस में दाखिल हो जाओ। कोई चालाकी या शरारत करने की कोशिश ना करे, वरना खैर नहीं। और ये दोनों मलंग सबसे आखिर में बस में दाखिल होंगे। सब लोग जल्दी जल्दी बस में जाने लगे। हर शख्स इंतहाई ताज्जुब और हैरत के आलम में हमें देख रहा था। डाकू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब सब लोग बस में सवार हो गए तो उन्होंने मुझे और तालूत को भी बस में दाखिल होने की इजाज़त दे दी, और ड्राइवर कंडक्टर भी बस में आ गए। कोई पुलिस का चक्कर चलाने की कोशिश ना करना, उसी डाकू ने सबको धमकी देने के अंदाज में कहा। हमने तुम लोगों को जो छोड़ दिया है तो सिर्फ इस वजह से कि इस मलंग ने ना जाने कहाँ से जमा किया हुआ खजाना हमारे हवाले कर दिया है और तुम सबका माल बच गया है। अब कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। किसी ने कोई जवाब ना दिया। सब लोग खामोशी से बस में सवार हो गए। डाकू जल्दी जल्दी जीप में जा बैठे और उन्होंने जीप स्टार्ट करके सामने कच्चे में उतार दी। बस को रास्ता मिल गया, बस चल पड़ी। सबसे पहले कंडक्टर और उसके चमचे ने तालूत के करीब आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शाह जी, गुनाह माफ़ कर दें, कंडक्टर ने गिड़गिड़ा कर कहा। मैंने आपके साथ बड़ी गुस्ताखी की, मैं धोखा खा गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की बात छोड़ो, तालूत ने कहा। कभी कभी किसी गरीब आदमी पर रहम भी कर दिया करो, इसमें कोई नुकसान नहीं। हम दोनों आपसे बहुत बहुत मुआफ़ी चाहते हैं, कंडक्टर और उसके चमचे ने कहा। हमने वाकई आपके साथ बड़ी ज़्यादती की है। बस के दीगर लोग भी हमारी जानिब मुतवज्जा थे और अकीदत भरी नज़रों से हमें देख रहे थे। कई लोगों ने अपनी सीट से उठकर आकर हमारे हाथ चूमे। कंडक्टर ने उस नौजवान को वो रकम वापस कर दी जो उसने हमारे किराए के तौर पर अदा की थी। वो नौजवान ये रकम लेने पर तैयार नहीं था, लेकिन कंडक्टर ने ज़बरदस्ती उसे वो पैसे वापस किए। औरतों ने हमें हज़ारों दुआएं दे डाली और गहरी अकीदत का इजहार किया। बस बमुश्किल चंद ही मील चली होगी कि पीछे से वही जीप जन्नाटे से आई और बस को ओवरटेक करती हुई काफ़ी आगे निकल गई।
काफ़ी आगे जाकर जीप ने फिर बस का रास्ता रोक लिया। इस बार जीप के रुकते उसमें सवार 6 के 6 डाकू राइफलें तानकर सामने ही खड़े हो गए। बस के ड्राइवर ने कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए बस को कच्चे में उतारने की कोशिश की, क्योंकि सड़क के उस हिस्से पर इसकी गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन एक डाकू ने बस के टायर पर फायर कर दिया। ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाए। बस तेजी से दाएं जानिब को झूल गई और घूमकर तिरछी हो गई। शदीद धचके के बायस मुसाफिर एक दूसरे पर गिर पड़े। औरतें बुरी तरह चीखने लगीं। अब क्या हो गया? बस का कंडक्टर अंदर ही से जोर से चीखा, इतना माल तो तुम्हें मिल गया था, फिर बस का टायर क्यों फाड़ दिया? अगर बस उलट जाती तो? जवाब में आगे वाले डाकू ने एक निहायत गंदी गाली बकी और फिर कहा, उन दोनों मलंगों को नीचे उतारो, पहले उनसे निमटना है, फिर दूसरों को देखेंगे। वह माह अपनी राइफल के बस के अंदर दाखिल हो गया। बाकी डाकू ने बस को हर तरफ से घेर कर राइफलें सीधी कर ली। नीचे उतरो बदमाशो, डाकू ने राइफल का कुंदा बारी बारी मेरे और तालूत के शाने पर मारते हुए कहा। हमें ज़ाहिर के किसी चोट का एहसास नहीं हुआ। क्या बात है? तालूत ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। नीचे चलो चक्करबाज, उसने हमें राइफल के कुंदे से धकेलते हुए कहा। हम दोनों बगैर किसी मुजाहमत के खामोशी से नीचे उतर गए। एक और डाकू ने अपनी राइफल की नाल तालूत के सीने पर रख दी और बोला, तुमने हमें नोटों की बजाय कागज़ के टुकड़े दिए थे। बताओ ये क्या हरकत थी और इसका क्या मकसद था? उससे शख्स का लहजा बहुत ही जारिहाना था। जब तुमने नोटों को अपने हाथों में लिया था, क्या उस वक्त वो कागज़ के टुकड़े थे? तालूत ने बड़े सुकून के साथ पूछा। इस सवाल के जवाब में डाकू चंद लम्हे तक तो खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, वो उस वक्त कागज़ के टुकड़े तो नहीं लग रहे थे, असल नोट लग रहे थे। वो नोट कहाँ हैं? तालूत ने कहा। मुझे दिखाओ। ओए जेदे, डाकू ने हाँक लगाकर अपने एक साथी को आवाज़ दी। इस मलंग को ज़रा वो कागज़ दिखा। जेदा लेडी सीटों वाले दरवाजे के पास राइफल ताने खड़ा था। वो आगे बढ़ा और उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते की जेबों में से गड्डियाँ निकालना शुरू की। तीनों गड्डियाँ असली नोटों की थीं। जेदा और वो डाकू दोनों हैरान होकर कभी नोटों को देखते, कभी एक दूसरे की शक्ल देखते और कभी हमारी शक्लें देखते। वह सख्त तजब्जुब के आलम में थे। हटा इस खिलौने को मेरे सीने पर से। यकायक तालूत की आवाज़ ने खौफनाक अंदाज इख्तियार कर लिया और उसने उस शख्स को, जिसकी राइफल की नाल उसके सीने पर थी, इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो माँ अपनी राइफल के बहुत दूर तक लुढ़कता चला गया और काफ़ी फासले पर गंदे पानी के एक जोहड़ में जा पड़ा। उसकी राइफल भी छूटकर पानी में जा पड़ी।